Hi guys, my name is Guru Sejwan. I am one of the registered nurses working right now in New Zealand. So I recently uploaded a video about the cap changes. तो उसके बाद भाई इतने मैसेजेस इंस्टाग्राम पे और मेरी यूट्यूब की वीडियो के कमेंट के नीचे दैट पीपल रियली वांट टू नो अबाउट द जॉब्स इन। लोग कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि भाई जॉब्स तो है ही नहीं न्यूजीलैंड में। एक्चुअली आई वाज बिजी इन डूइंग सम थिंग्स, तो अभी वो चीज़ें फाइनलाइज्ड हो चुकी हैं. That's why I'm making this video. So in this video I'm going to clear out कि न्यूजीलैंड में जॉब्स का क्या सीन चल रहा है, न्यूजीलैंड में जॉब्स कैसे लेनी है, जो इंटरव्यूअर हैं वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, जो इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आप क्या जवाब दोगे. सो दिस वीडियो माइट बी द लॉन्गर वर्जन बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग न्यूजीलैंड में आओ तो आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े. ये वीडियो देख लेना. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल रिमेन द सेम. ओके, थोड़ी बहुत सिचुएशंस या फिर सिनेरियो चेंज हो सकते हैं और वो सेम आंसर मत चिपका देना. जस्ट गेट द आइडिया. ये जो वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस माय वर्जन. सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि न्यूजीलैंड में अभी जॉब्स का क्या सीन चल रहा है. तो भाई मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ. So recently, from the last 1 month, I wasn't able to make this video because there are some things running in background. तो मैं उन चीज़ों में उलझा हुआ था. I was thinking to switch my current job. So I applied some jobs और मेरे को revert back आ गया. Then interview schedule हुए और मैंने 5 इंटरव्यू दिए थे. Literally 5 इंटरव्यू दिए थे. पाँचों के पाँचों क्लियर हो गए. ठीक है. तो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद मेरे को 3 जो ऑफर मिले वो मेरे को कम पैसे दे रहे थे जो मेरी करंट जॉब है, और जो 2 जो इंटरव्यू थे दोज आर फ्रॉम द DHP. तो भाई ऐसा तो कुछ है नहीं कि न्यूजीलैंड में जॉब्स खत्म हो गई है. इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है. अगर न्यूजीलैंड में जॉब नहीं होती तो मेरे कैसे 5 इंटरव्यू हो जाते. खुद का दिमाग लगाओ. कॉमन सेंस नाम की एक चीज़ होती है वो लगाओ. ठीक है. अगर न्यूजीलैंड में जॉब नहीं होती मेरे को कैसे 5 इंटरव्यू मिल जाते और 5 में से मैं खुद रिजेक्ट कर रहा हूँ. मैं एक ही जगह तो काम कर पाऊंगा. 4 तो एक तरह से रिजेक्ट हो गए और जिसमें 2 तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थे. अगर इधर उधर की वीडियोस तुम्हारी देखनी पूरी हो गई हो तो भाई ध्यान से ये वीडियो देखना और तुम्हें पता चल जाए. इस चैनल पे मैंने आज तक एक भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है जिसको लेके मतलब कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ या फिर और कुछ मतलब काम की बात ना बताइए, क्योंकि मेरी आदत है मैं बकवासबाजी करता नहीं हूँ ना, मुझे पसंद लाइफ में. मैं सीधा टू द पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलता हूँ. तो ये बात तो क्लियर हो गई कि न्यूजीलैंड में जॉब्स हैं. अगर जॉब्स नहीं होती तो भाई मुझे 5 इंटरव्यू तो बिल्कुल भी नहीं मिलते. ठीक है. तो जो आपने मिथ बना रखी है जॉब्स नहीं, अभी इस वीडियो के नीचे ये भी कमेंट करने लगेंगे कि भाई हमें तो जॉब मिल ही नहीं रही, तुम्हें कैसे मिल रही है, आप झूठ बोल रहे हो. देखो भाई, आपकी स्किल्स अलग है, मेरी स्किल्स अलग है, लेकिन जॉब्स उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके पास राइट स्किल्स हैं, राइट नॉलेज है, राइट माइंडसेट है, कैपेबिलिटी है कि भाई हाँ खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ. तो जॉब आपकी है. और मैं 5 इंटरव्यू दे चुका हूँ. तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा अच्छा तरह से कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि न्यूजीलैंड में इंटरव्यू में क्या पूछते हैं. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, अगर आप अप्लाई ही नहीं करोगे तो कैसे मिलेगी भाई जॉब. और अगर आप अप्लाई कर रहे हो फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही तो मेरे भाई यू नीड टू चेंज योर CV, यू नीड टू चेंज योर कवर लेटर. न्यूजीलैंड में आपका CV और कवर लेटर ये जो असेस करते हैं यहाँ पे, जो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए अप्लाई करते हो तो इनके सर्टेन कीवर्ड्स हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम है इनके, ठीक, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स डालते हैं. उन कीवर्ड्स को जो भी CV आपने अपलोड किया उन कीवर्ड्स से मैच करता है. देन जो भी इनको चाहिए होता है, ये फिल्ट्रेशन ऐसे काम करती है. ठीक है. तो आपको अपना CV अपडेट करने की ज़रूरत है. और CV कैसा होना चाहिए, आई ऑलरेडी अपलोडेड अ डिटेल वीडियो ऑन दैट. तो जाओ और वो जाके वीडियो देख लो. और कवर लेटर कैसे लिखना है वो भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है और टेम्पलेट्स भी लगा रखे हैं. और ऐसा नहीं है कि एक सिंगल कवर लेटर, एक सिंगल CV आप सभी जॉब्स के लिए चिपका दो. ठीक है. थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. जो भी जॉब अप्लाई करने वाले हो पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट्स को अपने CV में ऐड करो, अपना कवर लेटर अपडेट करो उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से. ओनली देन यू आर एबल टू गेट अ जॉब, get a call from the interviewer. I hope
आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। अब बात करते हैं इंटरव्यू के। तो भाई इंटरव्यू से पहले एम्प्लॉयर के दिमाग में एक ही बात होती है, whoever the person he is selecting, the candidate should be the ideal one for this job। जो भी इंसान वो सेलेक्ट कर रहा है इस जॉब के लिए, तो वो इंसान इस जॉब के लिए परफेक्ट होना चाहिए। वो ये सोच के मतलब सिलेक्शन करता है, ठीक है। इफ यू हैव द राइट स्किल्स, राइट नॉलेज, ओनली देन यू आर एबल टू गेट अ जॉब। ऐसे रैंडमली एक ही सीवी को सबके साथ चिपकाते रहोगे, एक ही कवर लेटर को सबके साथ चिपकाते रहोगे और फिर सोशल मीडिया पे चिल्लाते रहोगे कि हमें तो जॉब नहीं मिल रही, हमें तो जॉब नहीं मिल रही, तो मेरे भाई आपको जॉब कोई नहीं दिला सकता। गजब बेइज्जती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आप इसको थोड़े से 1.2x पे भी करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू के टाइम पे सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। तो भाई खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? इट्स जस्ट सिंपली यू कैन से गौरव कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उस टाइम पे just go through your CV, go through your all the qualities and all those things, and after that यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि अपना फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताना। आपको ये बताना है कि आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आपकी जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज है, आपके जो अचीवमेंट्स है, वो आप इस टाइम पे उनको बता सकते हो। दैट माय नेम इज गौरव, आई हैव so and so experience of working in this field and I have been worked there for this duration। तो इस तरह से आप उनको अपना सिंपल, बिल्कुल क्लियर और कंसाइज वे में आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ठीक है। तो अब बात करता हूँ मैं कुछ सर्टेन टॉपिक्स की। इन टॉपिक्स को मेरे भाई याद करके जाना। ये टॉपिक्स हर इंटरव्यू में पूछते हैं, हर इंटरव्यू। अगर न्यूजीलैंड में इंटरव्यू देने वाले ना, ये वीडियो चाहे आज देख लो, ये वीडियो चाहे 6 महीने के बाद देखो या फिर 1 साल के बाद देखो, क्वेश्चंस यही रहेंगे। ये बेसिक्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो द फर्स्ट वन इज ट्रीटी ऑफ वाइटांगी। ट्रीटी ऑफ वाइटांगी में क्या पूछते हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स है ना वो पूछते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ट्रीटी ऑफ वाइटांगी में 3 चीज़ें होती थी, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन एंड पार्टनरशिप। ये 3 चीज़ें पहले होती थी और अब क्या हो गया, अब इसमें 2 चीज़ें और ऐड हो गई है। वन ऑफ देम इज इक्विटी एंड द सेकेंड वन इज सेल्फ डिटर्मिनेशन, ओके। तो यहाँ पे आपको ट्रीटी ऑफ वाइटांगी डिटेल में पढ़ के जानी है, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके जाना। तो इट्स जस्ट सिंपली अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि व्हाट इज इक्विटी, तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि इक्विटी क्या है एंड हाउ यू कैन ईजिली अप्लाई दैट थिंग इनटू योर प्रैक्टिस। इस वीडियो में जो भी बता रहा हूँ इन सारे टॉपिक्स अभी नोट्स बना लो। तो सेकंड जो टॉपिक है वो है वुंड केयर। एक कॉमन टॉपिक है, वुंड केयर के बारे में 2-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। टीम वर्क के बारे में पूछेंगे, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछेंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पूछ लेंगे। आप अगर इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ के बारे में पूछ लेंगे। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना वो है आफ्टर ट्रीटी ऑफ वाइटांगी, वो है भाई एक्सक्लेशन पॉलिसीज। अगर आप किसी फैसिलिटी में काम करते हो, कोई इंसिडेंट हो गया, तो हाउ कैन यू एक्सक्लेट, वो चीज़ें कैसे मैनेज करते हो, कैसे एक्सक्लेट करते हो, तो उन चीज़ों के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछेंगे। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर इंसिडेंट हो जाता है तो हाउ यू कैन मैनेज दैट थिंग, वो भी है कि। और यहाँ पे जो माओरी कल्चर है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रियोरिटाइज करते हैं। तो दे विल आल्सो आस्क यू अबाउट पर्सन स्पेसिफिक केयर, कि हाउ यू कैन प्रोवाइड कंफर्टेबल केयर टू द माओरी रेजिडेंट्स। तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगर कोई अब्यूज करता है किसी फैसिलिटी में किसी स्टाफ को, द आरएन ओवर देयर, हाउ यू कैन मैनेज, ओके। तो ये जो कॉमन जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ों के बारे में आप पढ़ के जाना, ठीक है। और जहाँ पे आप करंट में काम करते हो वहाँ के कुछ SOP होंगे। एक इतनी मोटी किताब होती है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जस्ट गो थ्रू दैट बुक, थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया लगेगा कि क्या है। तो ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, और इन टॉपिक्स में से ही मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करता हूँ कुछ सिनेरियोज की, कि जो सिनेरियो बार बार ही पूछे जाते हैं। मैंने 5 इंटरव्यू दिए थे, 5 में से मेरे ख्याल से 3 से 4 इंटरव्यूज में तो ये सिनेरियो मेरे से पूछे ही गए हैं, ठीक है। सिनेरियो की बात करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई इसमें क्या क्या आएगा। बेसिकली वो यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि if there is any difficult situation, so how you are able to handle that situation, and if there is any bad experience, how you can cope up with this thing। तो
यहाँ पे वो आपका मेंटल स्टेटस है ना, कि आप किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, वो ये चीज़ें चेक करना चाहते हैं। और आपके क्लिनिकल जजमेंट भी वो इन्हीं चीज़ों के साथ जज कर लेंगे। ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो एंड इफ एनी HCA रिपोर्ट यू दैट देयर इज अ फॉल ओवर देयर एंड यू आर ऑन द शिफ्ट, इट्स अ मोस्ट कॉमन सिचुएशन एक्चुअली। ये आपको सभी लोग पूछेंगे, ठीक है। जितने भी इंटरव्यू मैंने दिए हैं, मोस्टली एवरीबडी आस्क मी अबाउट दिस। So in that situation, what you can do is like, first you will go and check your patients physically and just make sure you will do the full body assessment over there, and you have to make sure that there is any bruises, laceration, and also you have to check the patient uh, limbs. Is there any loss of movement over there in the limbs? And after that you have to make sure whether it's a witness fall or unwitnessed fall. If it is a witness fall, then probably somebody have seen that patient, and if there is no one over there, then it means straight away considered as an unwitnessed fall. So us time pe what you have to do is like, you have to check the patient neuro ops. In the neuro ops, what you have to do, you have to check the patient vitals. Like for the initially 2 hours, you have to check for every 15 minutes. So you will do it every 30 minutes for the next 2 hours, and after that you have to check every 4th hourly. Okay, then you have to continue it for the 24 hour. Okay, these are the things. Mostly facilities में 24 होता है, लेकिन some facilities will do it for 48 hours. Okay, apart from this, what you can do is like, you will make a separate care plan, and you will notify the next of kin, and also if you notice any bleeding over there, then inform the GP as well as your manager. So that's how you have to answer that question. Okay, and the second question is prioritization. जो सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो भाई प्रियोरिटी बेस्ड होगा। ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाना ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज यहाँ पे जो पेशेंट्स को मेडिसिन दी जाती है, इट्स लाइक देयर आर सम टाइम क्रिटिकल मेडिसिन। फॉर एग्जांपल, इफ यू कंसिडर MS alone, so if a patient needs MS alone, so at the same time an SK reports you that patient's catheter is leaking, and in the same time you also received a call that one of your RN or EN is sick. तो इन तीनों चीज़ों को आप कैसे प्रियोरिटाइज करोगे? इंटरव्यूअर यहाँ पे ये असेस करना चाहता है कि अगर आपको 3 डिफरेंट टास्क सडनली मिल जाए, तो जो स्ट्रेस है वो और जो प्रियोरिटाइजेशन है वो आप किस बेसिस पे करोगे? सो इन दिस सिचुएशन व्हाट यू कैन डू इज लाइक, यू हैव टू फर्स्ट prioritize the time critical medicine, that is MS alone. In the same time, what you can do is like, you can delegate the task to the HCA or the EN. Okay, and if there is any other RN, you can also delegate them. You can ask them whether the leakage is persistent, or is there any pain over there, or is there any bleeding over there at that side, or any blood stains. So these are the things you can just tell them, so that they can assess that patient for you, and in the meantime you can focus on your primary task, that is your time critical medicine. Because giving MS alone to the resident is a narcotic drug over here, patient होगा तो उसको पेन के लिए चाहिए होगी, तो आप पैलिएटिव केयर को ज़्यादा प्रियोरिटाइज करोगे, ना कि कैथेटर केयर को। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी। सो इन दिस सिचुएशन हाउ वुड यू रिएक्ट इज लाइक, फर्स्ट यू विल प्रियोरिटाइज ऑल योर टास्क अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो आपने पहले नंबर पे क्या रखा? पहले नंबर पे आपने रखा MS alone। सेकंड नंबर पे आपने रखा कि भाई पेशेंट के कैथेटर को मैंने HCA या EN को बोल दिया कि आप जाके चेक करो कितने टाइम से हो रहा है, what's the consistency, is it persistent, is there any bleeding or blood stain over there, on a scale of 1 to 10 what's the pain score. Okay, these are the things they can assess over there. In the meantime, आप अपनी जो टाइम क्रिटिकल मेडिसिन है, जो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसको दो। आफ्टर गिविंग द मेडिसिन, द सेकेंड थिंग यू कैन डू इज लाइक, यू कैन प्रियोरिटाइज द कैथेटर। जब सारा काम खत्म हो जाए, तो उस टाइम पे आप अपने मैनेजर को नोटिफाई कर सकते हो कि येस, a staff is sick. That's how you have to manage things. You have to know about the delegation of task. Then prioritize your task according to the needs. ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बट मोस्टली आप डेली लाइफ में ऐसी सिचुएशन को कहीं ना कहीं फेस करते ही हो। सो यहाँ पे आपको सिर्फ ये प्रूव करना है दैट यू नो अबाउट ऑल दोज थिंग्स, यू नो हाउ टू प्रियोरिटाइज टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द ब्रेकिंग ए बैड न्यूज। तो भाई ऐसा बहुत बार होता है कि आपको किसी पेशेंट की
डिटेल शेयर करनी हो किसी नेक्स्ट ऑफ किन के साथ जिसकी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही हो, या फिर कोई पेशेंट एक्सपायर हो गया, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द फैमिली। तो उस टाइम पे क्या करोगे, एंड हाउ यू कैन हैंडल द सिचुएशन, हाउ वुड यू टॉक टू द फैमिली। If the interviewer asks you like this, then what you have to do is you have to tell them that you will call the family. If the family is on the phone, that's sometimes it's a very, very hectic task, because showing emotions on phone is a very difficult task. The patient next of kin is over there. So what you have to do is like simply sit with them in a quiet place and talk to them. Only talk to that person who is the first नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द रेजिडेंट। एंड आपको ऐसे ही किसी भी रेजिडेंट की इंफॉर्मेशन कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं करनी है, बिकॉज यू कांट डिस्क्लोज द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ समबडी टू द फैमिली। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ये चाहता है कि जो मेरी क्लिनिकल जो कंडीशन है वो सिर्फ मेरी डॉटर को ही बताई जाए, मेरे बेटे को ही बताई जाए। सो these आर द काइंड ऑफ थिंग्स ओवर हियर। सो जस्ट मेक श्योर यू आर टॉकिंग टू द राइट पर्सन। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो मेरे से पूछे गए थे। सो आई नो इट इज़ लो टू टेक इन, बट यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है इट्स अ क्वालिटी इंटरव्यू। ये किसी भी स्टाफ को ऐसे नहीं लेंगे जिसको नॉलेज नहीं हो, जिसके पास स्किल्स नहीं हो, वो डजेंट हैव क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, तो इसीलिए ये जो इंटरव्यू होता है इसमें 4-5 लोगों का पैनल बैठता है, एंड दे विल इंटरव्यू यू। इट विल बी अराउंड 45 to 1 hour मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। So the next question is on wound care. Let's suppose if any SCA is doing care for the patient and they reported you that while changing the clothes the resident got some bruises or skin integrity got affected. तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? सबसे पहले तो you have to see the incident by yourself. Okay, पहले आपको physically वहाँ पे जाना है. You have to do the grading of the wound. So on the basis of that, you can formulate a care plan. So these are the things you can do for the wound management. So the next question what they ask is the conflict. ये क्वेश्चन तो आपको 100% पूछेंगे ही पूछेंगे। सपोज आप कहीं जॉब कर रहे हो एंड देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड योर कलीग, या फिर आपने नोटिस किया कि आपके कलीग का झगड़ा किसी और के साथ हुआ है, तो हाउ यू कैन हैंडल दैट सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक डोंट टेक इट पर्सनली। You have to explain it like this, that I don't take the incident personally, and after that you have to identify the situation and you have to listen to carefully to your colleagues, because listening is the key. Okay, and then after that you have to find the solution of your problem. That's how you can manage the situation. If you are not able to find the solution, you can just simply escalate it to the manager according to the facility policy. That's how you can answer the conflict questions. And the next one is stress at work. तो इसका कोई भी फैंसी आंसर मत देना, because everybody know that this profession is very 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 stressful. तो यहाँ पे ये आंसर मत देना कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो चीज़ों को ऐसे हैंडल कर लेता हूँ, वैसे हैंडल कर लेता हूँ। सो डोंट ब्रैग अबाउट दिस काइंड ऑफ आंसर, दे आर फेड अप विद दिस आंसर। यू कैन जस्ट सिंपली से दैट you know that it's a very stressful job and you will organize everything. You just make an organizer for your shift. The starting of the shift you are going to do this, and after that you are going to do the medication and so. और उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो या फिर जिम जाते हो, इस तरह की आप हॉबी बता सकते हो यहाँ पे। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू विल बी रियलिस्टिक। यहाँ पे कुछ भी ऐसी वैसी बात मत बोल देना कि मैं तो गिटार बजाता हूँ, मेरा शौक है ये, तो वो ज़्यादा ही फैंसी हो जाता है। ठीक है, दे आर नॉट गोना बाय इट। ओके, last thing I want to mention over here about the rights of medication. So you have to mention here all the rights of the medication. Mostly मैंने इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। वैसे एक क्वेश्चन और पूछा था उन्होंने, गिव अस एन एग्जांपल दैट हाउ यू कैन डू द टीम वर्क। भी आपसे वो एग्जांपल के साथ चीज़ें पूछेंगे कि आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है या फिर आपके पहले के जो एक्सपीरियंस है, कैसे आपने टीम वर्क किया और कैसे उसका जो आउटकम था वो क्या रहा। तो मैंने इसका जो आंसर दिया था, मैंने बोला था कि देयर इज़ अ ट्राई सिस्टम इन अवर हॉस्पिटल। तो वहाँ पे एक पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया था, एवरीबडी वाज देयर। तो विद द कोलैबोरेशन ऑफ टीम वर्क वी आर एबल टू रिवाइव दैट पेशेंट। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। तो आई होप जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपसे आने वाले टाइम में, उन सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे।
और आपको ये भी पता चल गया होगा कि न्यूजीलैंड में जॉब्स की सिचुएशन क्या है। नो ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो गई, लेकिन भाई इट्स द ओनली वे टू शेयर द इन्फॉर्मेशन। भाई मैंने ये वीडियो इन डेप्थ बना दी, बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ टू सपोर्ट मी। अगर ये वीडियो आपकी हेल्प कर रही है तो प्लीज़ टू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट बिलो दिस वीडियो एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द प्रोसेसिंग, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रोसेसिंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द कैब, अगर आपको कैब की सीट नहीं मिल रही, कुछ भी बात है ना, यू कैन जस्ट सिंपली टॉक टू मी ऑन टॉकमेट। मैं यहाँ पे अपना टॉकमेट का लिंक डाल रहा हूँ। आल्सो there are some discounts on the TalkMate, so you can just use the discount while scheduling your call. I hope आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो भाई अपना ख्याल रखो और अपनों का ख्याल रखो, और अगर पढ़ना शुरू नहीं किया तो भाई कर दो। इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।